Today we study chapter 3, chapter 3 electoral politics. Why do we need elections? हमें elections की ज़रूरत क्यों पड़ती है? elections हम क्यों, हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन की मेनली रिक्वायरमेंट क्यों होती है? Elections take place regularly in any democracy. elections किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर नियमित रूप से होते रहते हैं. There are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives. 100 कंट्रीज़ हैं विश्व के अंदर. 100 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं. जो इलेक्शंस विश्व की 100 कंट्रीज़ के अंदर अपने पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए पीपल्स द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं, इलेक्शन होते हैं. यानी कि विश्व के 100 कंट्रीज़ के अंदर पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं. नाउ वी स्टडी मैकेनिज्म, ए मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज, ए मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. एक प्रक्रम, एक मैकेनिज्म, एक प्रोसेस जिसके द्वारा लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी नियमित अंतराल पर. एक प्रोसेस, एक प्रक्रम द्वारा जब लोग एक मैकेनिज्म द्वारा लोग जब नियमित अंतराल पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. एंड चेंज देम इफ़ दे विश टू डू सो. अगर वो चाहते हैं उसको बदलना तो बदल सकते हैं. दिस मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड इलेक्शन. इसे हम इलेक्शन कहते हैं. इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस. इलेक्शंस के अंदर वोटर्स के पास काफ़ी चॉइसेस होती हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए. वो अपनी इच्छा अनुसार जिससे रिप्रेजेंटेटिव अपना बनाना चाहे, जिसे अपना प्रतिनिधि चुनना चाहें, जिसे अपना लीडर बनाना चाहें, उसे बना सकते हैं. इन एन इलेक्शन दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम. वो चयन कर सकते हैं कि कौन उनके लिए नियम बनाएगा, कौन सा लीडर उनके लिए उपयुक्त रहेगा कानून बनाने के लिए, उनके लिए कौन नियम बनाएगा. दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन. वो चयनित करते हैं, चूज़ करते हैं, वे चयन करते हैं, इलेक्ट करते हैं कि कौन उनके लिए कौन सरकार बना, उनके लिए वह उपयुक्त, कौन सी सरकार, कौन सा लीडर की सरकार उनके लिए उपयुक्त रहेगी और कौन उनके लिए इम्पोर्टेंट डिसीजन लेगा. दे कैन चूज़ द पार्टी whose policies will guide the government and law making. वे अपने पार्टी को चूज़ करेंगे जो उनके लिए पॉलिसीज़ जो उनके लिए ऐसी पॉलिसी लागू करेगी जो कि उनकी ऐसी गवर्नमेंट बनाएगी जो उनके लिए अच्छे कानून नियम बनाएगी. यानी कि दे कैन चूज़ द पार्टी whose policies will guide the government. यानी कि वो उस ऐसी पार्टी को चयनित करेंगे, ऐसी पार्टी का चयन करेंगे जिसकी सरकार उनको अच्छे कानून बनाने के लिए या कानून बनाने में मदद देगी, उनकी सरकार को कानून बनाने में मदद देगी. ऐसी पार्टी का चयन करेंगे. व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. हम इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं, लोकतांत्रिक कैसे बनते हैं. इलेक्शंस यानी कि जब इलेक्शंस पीपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, यानी कि जब इलेक्शंस में अंदर पीपल अपनी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग जो लीडर को चुनते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस लीडर को चुनते हैं जो उनके लिए वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं. दिस इज़ एन इलेक्शन, दिस इज़ कॉल्ड वी कैन से डेमोक्रेटिक इलेक्शन. यानी द मिनिमम कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अंदर जो होनी चाहिए, मिनिमम कंडीशंस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अंदर, मिनिमम कंडीशंस के अंदर, फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल टू चूज. पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि सभी, फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल टू, सभी को चयन करने का अधिकार होना चाहिए. सभी लोग चयन करने के लिए कैपेबल होने चाहिए, एबल होने चाहिए. दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. इसका मीन्स ये क्या है, इसका अर्थ है कि सभी के पास, यानी कि सभी के पास वन वोट होगा और उस वन वोट की एंड एवरी वोट दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट, सभी के पास एक वोट होगा और एवरी वोट की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी. यानी कि हर
जो जिस भी पर्सन के हर प्रत्येक पर्सन के पास अपना वोट रहेगा और उस पर्सन के वोट की वैल्यू जो अदर पर्सन के पास वोट है उन वोट की वैल्यू के बराबर रहेगी। सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज एंड कैंडिडेट। There should be something to choose from parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voter। यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या होना चाहिए, सेकंड मिनिमम कंडीशन डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर जो होनी चाहिए कि शुड बी समथिंग, कुछ ऐसा होना चाहिए चयनित पार्टीज़ के अंदर, कुछ ऐसा पार्टी के अंदर चयन करने के लिए कुछ होना चाहिए जिससे कि कैंडिडेट शुड बी फ्री और कैंडिडेट के पास कैंडिडेट को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो इलेक्शन को फ्रीली लड़ सके एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर, और वो कुछ वास्तव में कुछ अच्छी चॉइस वोटर के लिए प्रदान करे। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। जो चॉइस है वो नियमित अंतराल पर दी जानी चाहिए, ऑफ़र की जानी चाहिए। यानी कि द चॉइस शुड बी ऑफर्ड, यानी कि चॉइस यानी कि वोटर्स के लिए अलग अलग लीडर्स या वोटर्स अपने मेनली जो रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा कुछ स्पेशल चॉइस वोटर्स के लिए दी जानी चाहिए, स्पेशल चॉइस ऑफर की जानी चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी होल्ड रेगुलरली ऑफर एवरी फ्यू ईयर्स। इलेक्शन मस्ट बी होल्ड रेगुलरली, इलेक्शंस नियमित अंतराल पर होने चाहिए, साथ में आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, कुछ साल बाद नियमित रूप से इलेक्शंस होने चाहिए। फर्स्ट क्या है कि थर्ड जो करेक्टरिस्टिक है, थर्ड मिनिमम कंडीशन डेमोक्रेटिक इलेक्शन की ये है कि द चॉइस शुड बी ऑफर्ड, यानी कि चॉइस दी जानी चाहिए नियमित अंतराल पर, रेगुलर इंटरवल्स पर पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा वोटर्स के लिए कुछ चॉइस ऑफर की जानी चाहिए। और साथ में इलेक्शंस मस्ट बी, और इलेक्शन कुछ सम ईयर्स बाद सम ईयर्स आफ्टर रेगुलरली होते रहने चाहिए। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल। द कैंडिडेट जो बनाया गया है इलेक्शन के द्वारा, जो इलेक्शन के अंदर जो कैंडिडेट खड़ा गया है वो लोगों की प्रेफरेंस को देखा जाना चाहिए। यानी कि द कैंडिडेट शुड गेट इलेक्टेड, यानी कि कैंडिडेट यानी जो भी वोटर्स जिस कैंडिडेट को खड़ा करें उसी को इलेक्ट किया जाना चाहिए इलेक्शन के अंदर। फिफ्थ करेक्टरिस्टिक, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। इलेक्शन फ्री और फेयर मैनर के अंदर करवाए जाने चाहिए। वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश, जिससे कि जो अपनी इच्छा अनुसार, वास्तव में उनकी जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने लीडर को चुन सकें। यानी कि कहने का मीन्स है कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। यानी कि इलेक्शन साफ सुथरे, यानी कि इलेक्शंस के अंदर किसी तरह की परेशानी, किसी तरह का अनफेयर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन बिल्कुल रियल, कहने का मीन्स किसी तरह की इलेक्शंस के अंदर किसी तरह की खामियां नहीं होनी चाहिए। इलेक्शंस के अंदर किसी तरह की ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां नहीं आनी चाहिए, या इलेक्शन बिल्कुल के अंदर किसी तरह की करप्टेड या कुछ ऐसा मनी वगैरह ऑफर करके इलेक्शन से वोटर्स को ज़्यादा वोट लेने का ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, जिससे कि जो लोग जिस पीपल को अपना जिस पीपल्स को उन्होंने वोट दिए वही लीडर बने। डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन और इलेक्ट्रल कंपटीशन। पॉलिटिकल कंपटीशन की डीमेरिट्स क्या हैं? डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन यानी कि राजनीतिक प्रतियोगिता की, और हमारा जो चुनावी प्रतियोगिता है या राजनीतिक प्रतियोगिता है उसकी डीमेरिट्स क्या हैं? डीमेरिट्स भी बहुत हैं। एन इलेक्शंस इलेक्ट्रल कंपटीशन हैज़ मैनी डीमेरिट्स, इट क्रिएट ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी। इलेक्ट्रल कंपटीशन क्या करता है? एक डिसयूनिटी को क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी, और लोगों को
दो फैक्शनलिज्म क्रिएट करता है, यानी कि लोगों को डिवाइड करने का काम करता है, लोगों के अंदर डिसयूनिटी क्रिएट करता है, यानी कि यूनिटी ख़त्म हो जाती है। इलेक्ट्रल कंपटीशन द्वारा कुछ लोग एक तरफ हो जाते हैं, कुछ लोग एक तरफ हो जाते हैं, यानी कि इट क्रिएट ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी, एक डिसयूनिटी की सेंस को क्रिएट करता है फैक्शनलिज्म, और साथ में एक तरह से लोगों को डिवाइड करने का, हर लोकेलिटी को आपस स्थानीय क्षेत्र को डिवाइड करने में भी, एवरी लोकेलिटी को डिवाइड करने में भी इलेक्ट्रल कंपटीशन का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स, यानी कि अलग अलग पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिकल यानी कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां और लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पार्टियां एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर, यानी कि डिफरेंट जो पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज हैं और लीडर्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे के आरोप लगाकर वोट लेने का काम करते हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। पार्टीज और जो कैंडिडेट्स हैं वो डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करते हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए, यानी कि कुछ ऐसे गलत तरीके से पेश आते हैं जो, यानी कि लोगों को आपस में बहका के, लोगों को आप अपनी विचारों में लेकर उनको इलेक्शन जीतने का काम करते हैं, लोगों के साथ झूठ बोलकर, और अपने लिए वोट लेते हैं और अपनी पार्टी को जितवाते हैं। सम पीपल सेज दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्ट्रल फाइट्स, कुछ पीपल्स कहते हैं कि इस तरह का जो प्रेशर है, सम पीपल टू विन इलेक्ट्रल फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। इस तरह का कुछ पीपल्स का कहना है कि जो डीमेरिट्स है इलेक्ट्रल कंपटीशन की, पॉलिटिकल कंपटीशन की है कि इस तरह का जो प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कि इलेक्शंस यानी कि पॉलिटिकल कंपटीशन के दौरान जो एक जीतने का जो प्रेशर क्रिएट होता है, इलेक्ट्रल फाइट्स का जो प्रेशर क्रिएट होता है, वो क्या करता है, डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म, वो लंबी पॉलिसीज़ को बनाने में मददगार साबित नहीं होता। कॉजेस ऑफ इलेक्ट्रल कंपटीशन के क्या कारण है? इलेक्ट्रल कंपटीशन के कारण, इलेक्ट्रल कंपटीशन क्यों होते हैं, यानी कि पॉलिटिकल कंपटीशन क्यों होते हैं, यानी कि राजनीतिक प्रतियोगिताएं, इलेक्ट्रल यानी कि हमारे चुनाव, इलेक्शंस बाय व्हाट आर रीजन्स ऑफ इलेक्शंस, कॉजेस ऑफ इलेक्ट्रल कंपटीशन, वन वे इज़ टू ट्राई, इलेक्ट्रल कंपटीशन का मेन रीज़न क्या है, वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज। एक पहला ये तरीका है कि वन वे ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। पहला तरीका है कि कॉजेस ऑफ इलेक्ट्रल कंपटीशन के अंदर, इलेक्ट्रल कंपटीशन के कारण पहला ये कि हमें ऐसी कोशिश करनी है कि जिससे कि पॉलिटिकल लीडर्स की नॉलेज और कैरेक्टर्स को इम्प्रूव किया जा सके। हम कोशिश करते हैं कि पहला एक तरीका है कि हम इस चीज़ की ट्राई टू इम्प्रूव, हम अपनी कोशिश करेंगे और नॉलेज और पॉलिटिकल लीडर्स की नॉलेज और कैरेक्टर को इम्प्रूव करेंगे, वन वे पहला तरीका। देन सेकंड, द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वेज टू सेट अप ए सिस्टम। अदर तरीका है कि हमें वास्तव में एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवार्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो। दूसरा रीजन, कॉजेस ऑफ इलेक्ट्रल कंपटीशन के, यानी कि इलेक्ट्रल कंपटीशन होने का दूसरा कारण क्या है, दूसरा का द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे तरीका है इलेक्ट्रल कंपटीशन का कि हमें कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करना है जिससे कि अगर जो पॉलिटिकल लीडर्स अच्छा काम करें उनको हमें रिवार्डेड करना है, एंड जो पॉलिटिकल लीडर्स कुछ पीपल्स के लिए कुछ ना करें उनको सर्विंग द पीपल्स एंड पनिश्ड, जो पीपल कुछ ना करें उनको पनिश करना है, उनको पनिश देना है। दिस इज़ व्हाट इलेक्ट्रल कंपटीशन डज, यानी कि ये सब चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रल कंपटीशन कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रल कंपटीशन करना चाहिए। यानी कि मेनली हमारे इलेक्ट्रल कंपटीशन के रीजन्स यही हैं। देन मेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रल कंपटीशन, मेरिट्स क्या हैं?
Merits of electoral competitions के ना merits regular electoral competition provides incentives to political parties. जो रेगुलर पॉलिटिकल कंपटीशन होते हैं, रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन जो पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर को एक तरह से इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, उनको कुछ और ज़्यादा उनके अच्छे के लिए साबित होते हैं, यानी कि उनके लिए इम्पोर्टेंट मदद के रूप में इलेक्शंस इलेक्टोरल कंपटीशन पॉलिटिकल पार्टी और लीडर के लिए इम्पोर्टेंट रोल यानी कि उनके लिए मददगार साबित रहते हैं, उनके लिए आगे के फ्यूचर के लिए और ज़्यादा उन्हें कुछ मदद देते हैं। यानी कि देन सेकेंड वन they know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next election. वो इन सब बातों को जानते हैं कि वो इस तरह के दे रेज इश्यूज़ दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड, यानी कि अगर वो ऐसे इशू को उठाएंगे जो पीपल जिन इशू को उठाना चाहते हैं, तो वो उनको ऐसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और साथ में उनके नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर भी जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। यानी कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी। देन इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स, लेकिन यदि अगर वो वोटर्स को सेटिस्फाई करने में नाकामयाब रहते हैं विद देयर वर्क, अपने काम द्वारा वे वोटर्स को सेटिस्फाई करने में नाकामयाब रहते हैं, तो दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन, वो दोबारा से इलेक्शन के अंदर नहीं जीत सकते। नाउ सेकंड थिंग इज़ व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। हमारे इंडिया का इलेक्शंस का क्या सिस्टम है? व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? हमारे इलेक्शन का क्या सिस्टम है? फर्स्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शंस लोकसभा एंड विधानसभा। हमारे जो इंडिया के अंदर जो सिस्टम है इलेक्शन करने की जो प्रणाली है वो किस तरह की है? लोकसभा एंड विधानसभा, यानी कि लोकसभा एंड विधानसभा यानी कि असेंबली, सभा यानी कि असेंबली जिसे हम कहते हैं, तो लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 years। लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियमित रूप से होते रहते हैं इंडिया के अंदर। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, 5 साल बाद जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टर्म है कम्स टू एन एंड, यानी कि 5 साल बाद इलेक्टेड जिन प्रतिनिधियों को जिन्हें चुना गया है, जिन्हें लीडर बनाया गया है, उनका टाइम पीरियड समाप्त हो जाता है। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिजॉल्व्ड, और लोकसभा और विधानसभा भंग कर दी जाती हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्शन जो होते हैं निर्वाचित क्षेत्रों के अंदर होते हैं। एट द सेम, एक ही समय में। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, ईदर ऑन द सेम डे और विद इन ए फ्यू डेज, जो कि या तो सेम एक ही दिन होते हैं या कुछ ही दिनों के अंदर इलेक्शंस करवाए जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड जनरल इलेक्शन, इन्हें हम सामान्य इलेक्शन कहते हैं, यानी कि सामान्य चुनाव कहते हैं। समटाइम्स इलेक्शन इज़ हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, कभी कभार इलेक्शंस सिर्फ एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए होते हैं। टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ, जब कई बार इलेक्शंस क्या होते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए होते हैं, यानी कि एक वैकेंसी को फिल करने के लिए। टू फिल यानी कि कोई वैकेंसी, यानी कि कोई इलेक्शन, कोई लीडर वगैरह, कोई लीडर की डेथ हो गई है या फिर रिजाइन दे दिया है कोई मेंबर ने, तो समटाइम्स इलेक्शंस इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ ए मेंबर। दिस इज कॉल्ड बाई इलेक्शन, इन्हें हम बाई इलेक्शन कहते हैं। इन्हें बाई इलेक्शंस कहा जाता है, यानी कि कभी कभार क्या होता है, यानी कि इलेक्शंस सिर्फ वन कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होते हैं। जब कभी कोई किसी लीडर की डेथ हो जाती है, यानी कि वन कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट को फिल करने के लिए, तो अगर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर या कोई लीडर की डेथ हो जाती है या उस सीट के अंदर कोई लीडर अपना रेजिग्नेशन दे देता है, तब जो इलेक्शंस होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ए बाई इलेक्शन, तो उन्हें बाई इलेक्शन कहते हैं। बाई इलेक्शंस के बाद इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बाई इलेक्शन के बाद सेकेंड हमारी होती है इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी चुनावी
यानी कि चुनावी निर्वाचन क्षेत्र, इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इंडिया के अंदर इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, चुनावी निर्वाचन क्षेत्र। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन। इंडिया को कई एरिया में डिवाइड कर दिया गया है इलेक्शन के पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इन क्षेत्रों को हम इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, यानी कि चुनावी क्षेत्र कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। यानी कि इंडिया को डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिवाइड किया गया है इलेक्शन के पर्पस से। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा इलेक्शन के लिए। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। लोकसभा के इलेक्शंस के लिए हमारे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट लोकसभा इलेक्शंस के लिए हमारे इंडिया को 543 चुनावी क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है 543। फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से निर्वाचित किए गए हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक अपना लीडर है। इज कॉल्ड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी, जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी कहते हैं। यानी कि द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज नोन एज ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी, जिसको हम कहते हैं। यानी कि हर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर हर निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटिव हर निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, दिस इज़ नोन एज दैट इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम एमपी कहते हैं। वन ऑफ द फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, हमारी डेमोक्रेटिक इलेक्शन का एक फीचर क्या है? वन ऑफ द फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, हमारी डेमोक्रेटिक इलेक्शन का एक फीचर इज़ दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हमारे पार्लियामेंट का एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि हर वोट की अपनी एक समान वैल्यू है। हमारे जो इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, हमारे इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, उनका इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का सबसे इम्पोर्टेंट मेजर फीचर ये है कि इज़ दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल, एवरी वोट शुड हैव इक्वल। हर वोट की कीमत एक समान है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति यानी कि जिसका वोट है उसकी वैल्यू एक जैसी है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली। हर स्टेट को कुछ निश्चित असेंबली निश्चित सभा यानी निर्वाचन सभाओं में बांट दिया गया है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि इंडिया के हर राज्य को, हर स्टेट को, ईच एंड एवरी इंडियन स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूएंसीज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि निर्वाचन सभाओं के अंदर डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया, निश्चित निर्वाचन सभाओं में बांट दिया गया, निर्वाचित सभाओं में बांट दिया गया। इनकी इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हर स्टेट के अंदर होनी चाहिए। देन इन दिस केस, इस केस में क्या होता है? द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इस केस में यानी कि हर स्टेट को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि निर्वाचित सभाओं में बांट दिया गया है हर स्टेट को इतनी। देन इन दिस किस केस में? द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्टेट को डिवाइड किया गया, उसमें इस केस में हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर एमएलए जिसको हम कहते हैं, एमएलए कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन एमएलए, यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हर इंडियन स्टेट्स को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया है। स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया। हर इंडियन स्टेट को विशेष निर्वाचित सभाओं में बांट दिया गया है। विशेष निर्वाचित सभाओं में बांट दिया गया। हर इंडियन स्टेट्स को विशेष निर्वाचित सभा में बांट दिया गया, जिसको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए कहते हैं। और इंडिया के जैसे कि एमपी क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो एक रिप्रेजेंटेटिव है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, हर इंडिया के हर जो निर्वाचन क्षेत्र है, हर स्टेट के अंदर जो निर्वाचित इलेक्टेड, यानी कि हर ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंटी है इंडियन स्टेट्स के अंदर, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक एमपी होता है, यानी कि द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड फ्रॉम
और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट किए जाते हैं, दिस इज नोन एज MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड द असेंबली लेजिस्लेटिव, असेंबली यानी कि लेजिस्लेटिव योगन से लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर से लिए जाते हैं। स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो लीडर इलेक्ट किए जाते हैं, जिनको हम MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ विद इन इट्स सेवरल असेंबली, ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ विद इन इट्स सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। हर यानी कि हर पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट्री संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होता है वो सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर होता है, यानी कि कुछ काफ़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर उसे शामिल किया जाता है। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ विद इन इट सेवरल असेंबली, यानी कि हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अपने सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर विद्यमान रहती है, मौजूद रहती है। हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी यानी हर संसदीय क्षेत्र विभिन्न निर्वाचित सभाओं के अंदर इंक्लूड किया जाता है। द सेम प्रिंसिपल अप्लाई फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस, इसी तरह का हमारा जो सेम सिद्धांत पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए, म्यूनिसिपल चुनाव के लिए संपन्न किया जाता है। ईच विलेज और टाउन इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स, हर टाउन और विलेज को, ईच विलेज और टाउन इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स, कुछ कई वार्ड्स, विभिन्न वार्ड्स के अंदर डिवाइड किया गया है। दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी कि हर निर्वाचन क्षेत्रों की तरह हमारे जो विलेज और टाउन के अंदर भी कुछ सेवरल वार्ड्स बनाए गए हैं। समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज आर काउंटेड एज सीट्स, कभी कभार इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी को सीट्स के रूप में काउंट किया जाता है। फॉर ईच काउंटेड एज सीट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट्स, और ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट्स वन सीट इन द असेंबली, जिससे फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट वन सीट इन द फैमिली, यानी कि कभी कभार इस तरह की जो हमारे जो विलेज और टाउन के अंदर जो सेवरल वार्ड्स बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की तरह, वार्ड्स के अंदर उनको डिवाइड किया गया है। कभी कभार इसी तरह की जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं वो उनको सीट्स के रूप में काउंट किया जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक सीट के रूप में काउंट किया जाता है, यानी कि प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी 1 सीट्स को रिप्रेजेंट करती है। असेंबली के अंदर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट 1 सीट इन द असेंबली। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि निर्वाचित, यानी कि आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र, यानी कि कई हमारी जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वोटिंग होती है उनको कुछ रिजर्व कर दिया जाता है, यानी कि जैसे कि कुछ हमारे जो कास्ट के पीपल, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सिर्फ यही लोग वोट करेंगे, इन्हीं लोगों की वोटिंग होगी, यानी कि जैसे कि झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा हो गया, या उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम जैसे स्टेट्स को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि उनको फिक्स ऐसे स्टेट्स के अंदर दूसरे कोई वोटर्स, इन्हीं क्षेत्रों के वोटर्स के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाती है, यानी कि एक फिक्स आरक्षित क्षेत्र बना दिया जाता है, उसी में उनको वोटिंग करनी होती है और उसी रीजन से वहाँ के लीडर्स को इलेक्ट किया जाता है। यानी कि एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाता है, जिन पर सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन्स के लोग, स्पेसिफिक कास्ट के लोग वोटिंग करते हैं। जिसमें रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ ए स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे उनका विचार था कि एक स्पेशल सिस्टम बनाया जाए। मेकर्स ऑफ आवर, उनका विचार था कि थॉट ऑफ ए स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द वीकर सेक्शन, यानी कि गरीब लोगों के लिए, जो गरीब कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए एक ऐसे कमज़ोर लोगों के द्वारा एक स्पेशल सिस्टम, लोगों के लिए स्पेशल सिस्टम द्वारा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निर्मित किए जाने चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक
उनके लिए स्पेशल सिस्टम, एक विशेष प्रणाली द्वारा उनके लिए रिजर्व आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। ऐसा मानना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण करने वालों का। यानी कि उनका कहना था कि वे जैसे कि जो मेनली कि उनके लिए जो बैकवर्ड क्लासेस, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके लिए एक स्पेशल सिस्टम द्वारा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी पर फोकस किया जाना चाहिए, पर विचार किया जाना चाहिए। सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज पीपल्स के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। हु बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि जो लोग SC और ST के कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज फिक्स कर दी गई हैं। इन्हें SC रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ओनली समवन हु बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड कास्ट और कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन, यानी कि SC यानी कि निर्वाचन क्षेत्र के अंदर क्या किया गया, इन निर्वाचन क्षेत्र के अंदर वही लोग इलेक्शन के लिए खड़े होंगे जो इन कास्ट के रीजन से बिलोंग करते हैं, और उसमें वही लोग उसी कास्ट के लोग वोटिंग करेंगे। यानी कि इन SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज ओनली समवन हु बिलोंग्स टू, यानी कि SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वही लोग जो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस से जो बिलोंग करते हैं, वही लोग इलेक्शन के अंदर स्टैंड करेंगे, इलेक्शन के लिए कैंडिडेट के रूप में खड़े होंगे। देन सिमिलरली ओनली दोज हु बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन, उसी तरह से जो लोग शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं वो इलेक्शन के लिए प्रतियोगिता करेंगे, यानी कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट में भाग लेंगे। सिमिलरली ओनली दोज हु बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व फॉर ST, यानी कि जो रिजर्व ST के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है उसमें ST कैटेगरी का ही पीपल स्टैंड करेंगे, वही वोटिंग के लिए खड़े होंगे। करंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, SC लोगों के लिए करंटली हमारे लोकसभा के अंदर 84 निर्वाचन 84 सीट्स को रिजर्व कर दिया, आरक्षित कर दिया गया है। 84 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। एट प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर 84 सीट्स को लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर, यानी कि जब भी लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो उसमें 84 सीट्स के ऊपर 84 निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर सिर्फ SC 84 निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर सिर्फ ST कास्ट के लोग SC कास्ट के लोग ही वोटिंग करेंगे, SC कास्ट के लोग ही वोटिंग करेंगे, यानी कि जो लोग SC कास्ट से बिलोंग करते हैं और SC कास्ट से बिलोंग करते हैं और SC कास्ट से जो कैंडिडेट बिलोंग करता है वही इलेक्शन के अंदर खड़ा होगा। 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट्स फिक्स रिजर्व आरक्षित कर दी गई है। एंड 47 फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और 47 सीट्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति के लिए फिक्स कर दिया गया एज ऑन 26 जनवरी 2019 के डेटा हैं। ये हमारे 2019 के डेटा हैं, 26 जनवरी 2019, यानी 26 जनवरी 2019 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 84 सीट्स हमारी शेड्यूल्ड SC के लिए शेड्यूल्ड कास्ट के लिए फिक्स कर दी गई, और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 47 सीट्स, यानी 47 सीट्स पर सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग ही वोटिंग करेंगे। शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंध रिलेटेड पर्सन ही इलेक्शन के अंदर स्टैंड करेगा। दिस नंबर इज इन proportion टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। ये जो प्रपोर्शन है उनका पॉपुलेशन के अंदर इनकी शेयर के अकॉर्डिंग फिक्स किया गया है। दिस नंबर यानी कि इज इन proportion टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि SC और ST कास्ट के लोगों की हमारी टोटल पॉपुलेशन के अंदर जितनी भागीदारी है उसके अकॉर्डिंग इसका अनुपात फिक्स किया गया है। द शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि हमारी टोटल पॉपुलेशन के अंदर SC और ST कास्ट के लोगों की कितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इनका अनुपात फिक्स किया, उनकी परसेंटेज को निर्धारित की गई है। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, जो इस रिजर्वेशन का सिस्टम है, दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू द वीकर सेक्शन। ये जो हमारा रिजर्वेशन का जो सिस्टम है बाद में दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन। रिजर्वेशन का जो सिस्टम था बाद में इसको बढ़ा दिया गया वीकर सेक्शन के लिए, टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल।
बाद में हमारा जो रिजर्वेशन का सिस्टम है इसको डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल तक एक्सटेंड कर दिया गया। अदर वीकर सेक्शंस के लिए डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल तक बढ़ा दिया गया। इन मैनी स्टेट्स, यानी कि ये हमारा जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम था इसको बढ़ा दिया गया, वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन, यानी कि इंडिया के अंदर जो अदर वीकर सेक्शन, अदर जो गरीब लोग हैं, अदर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट, कमज़ोर वो लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट और लोकल स्थानीय स्तर पर बढ़ा दिया गया। इन मैनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल पंचायत, बहुत सारे काफ़ी स्टेट्स के अंदर जो रूरल पंचायत के अंदर जो सीट्स हैं, इन मैनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज़, कई स्टेट्स के अंदर जो जैसे रूरल पंचायत यानी कि रूरल अर्बन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो सीट्स हैं, एंड अर्बन स्टेट्स अर्बन रीजन के अंदर म्यूनिसपैलिटी एंड कॉर्पोरेशन जिसमें शामिल है। लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व, स्थानीय लोगों को रिजर्व कर दिया गया फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी इनको फिक्स कर दिया गया। देन हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, लेकिन वैसे जो सीट्स का जो प्रोपोर्शन था वो स्टेट टू स्टेट में वेरी करता था, क्योंकि जो प्रोपोर्शन बनाया गया था वो मेनली विद द हेल्प ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि स्टेट्स की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसका रिजर्व सीट्स का फिक्स किया गया था। यानी कि वैसे कि जो और द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व वेरीज फ्रॉम स्टेट, जो सीट्स की जो प्रोपोर्शन थी, रिजर्व सीट्स का जो प्रोपोर्शन था स्टेट टू स्टेट वेरीज करता था, अलग अलग था। सिमिलरली इसी तरह 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, और 1/3 जो सीट्स रूरल और अर्बन क्षेत्र के अंदर वोमेंस कैंडिडेट के लिए फिक्स कर दी गई। वोटर लिस्ट कैसे बनती हैं? वोटर लिस्ट इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर क्या होता है? द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट। वोटर लिस्ट के अंदर वोटर लिस्ट उन्हीं की बनाई जाती है, यानी कि जो लोग एलिजिबल हैं, जो पर्सन्स वोटिंग के लिए एलिजिबल है, उन्हीं को वोटर लिस्ट के अंदर शामिल किया जाता है। इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज़ प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। यानी कि इलेक्शन से, डेमोक्रेटिक इलेक्शन से पहले क्या होता है? एक लिस्ट बनाई जाती है। इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज, उन लोगों की एक लिस्ट बनाई जाती है जो कि ने वोटिंग करने के लिए एलिजिबल है, यानी कि इलेक्शन से पहले ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाई जाएगी जो कि प्रिपेयर की जाएगी, जो कि वोटिंग करने के लिए एलिजिबल हैं, एंड गिवन, और सभी को दी जाएगी। द प्रिपेयर्ड बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन, सभी यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको दी जाएगी और सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा कि इतने वोटर्स हैं। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल। इस लिस्ट को हम ऑफिशियल औपचारिक रूप से इलेक्टोरल रोल कहते हैं। इलेक्टोरल रोल के नाम से इसे जाना जाता है। एंड इज़ कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट, और सामान्य रूप से यानी कि इसको आमतौर पर वोटर लिस्ट यानी कि वोट सूची यानी कि वोटर सूची जिसको हम कह सकते हैं, वोट सूची कह सकते हैं। देन इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स एज 18 ईयर्स एंड अबव। हमारी कंट्री के अंदर जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी नागरिक हैं इंडिया के अंदर, जो भी सिटीजन्स हैं जिनकी एज 18 ईयर्स एंड अबव, 18 ईयर्स है या उससे ज़्यादा है, कैन वोट इन एन इलेक्शन। वो वोट इलेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, वो इलेक्शन के अंदर अपना वोट डाल सकते हैं। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ विच हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। इंडिया के अंदर हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, बिना किसी, चाहे वो किसी भी जाति, रिलीजन और जेंडर से बिलोंग करता हो। इनमें इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं दिया जाता। एज न्यू पर्सनस अटेन वोटिंग एज, नेम्स आर एडिड टू द वोटर लिस्ट। यानी कि जो भी न्यू पर्सनस आते हैं जिनकी एज 18 ईयर से वो हो जाती है,
उनको वोटिंग लिस्ट के अंदर, वोटर लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया जाता है, उनको वोटर लिस्ट के अंदर प्लस कर लिया जाता है। नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस, और जो लोग अपने प्लेस से दूर चले, नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस और दोज हु आर डेड और डिलीटेड, यानी कि जो लोग मर चुके हैं, जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं, या फिर जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, ठीक है, उनको हटा दिया जाता है, उनको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। एक कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 ईयर, ईच एंड एवरी 5 ईयर्स बाद जो कंप्लीट रिवीजन किया जाता है वोटर लिस्ट के अंदर, यानी वोटर लिस्ट को दोबारा से तैयार किया जाता है। ए कंप्लीट रिवीजन ऑफ द वोटर लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 ईयर्स, दिस इज़ डन टू इंश्योर, यस, ये क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है, दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट, यानी कि ये हमारी जो वोटर लिस्ट है अप टू डेट बनी रहे, जिसमें कि वोटर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखें। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ए न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन, पिछले कुछ ईयर्स से क्या हुआ है, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ए न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शंस फोटो आइडेंटिटीज़, एक इलेक्शंस का एक न्यू सिस्टम बनाया गया लास्ट ईयर से, यानी कि पिछले कुछ सालों से एक नया सिस्टम, नई प्रणाली बनाई गई इलेक्शंस के लिए। इलेक्शन के अंदर एक नई प्रणाली बनाई गई, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी, यानी कि इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड को यूज़ किया गया। इलेक्शंस के अंदर इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, EPIC, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाया गया है। यानी कि लास्ट फ्यू ईयर से इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, EPIC, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाया गया, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मैनी अदर्स प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस। पिछले कुछ ईयर से हमारे इंडिया के अंदर क्या किया गया है, पिछले कुछ ईयर से इंडिया के अंदर EPIC, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड का निर्माण किया। इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड को इलेक्शन के अंदर यूज़ किया जाने लगा है, यानी कि जो भी वोटर्स वोटिंग करेगा तो उसको अपना EPIC को दिखाना पड़ेगा, यानी कि इलेक्शन कोई भी कैंडिडेट जिस रिप्रेजेंटेटिव को वोट देना चाहेगा, अपने जिस प्रतिनिधि को वोट देने के इच्छुक है, जिस लीडर को वोट देने को इच्छुक है, तो उसे अपना EPIC दिखाकर ही वो अपना वोट डाल सकता है, ठीक है। या फिर ही कैन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ थ्रू राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, वो वोटिंग करने के लिए राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का भी यूज कर सकता है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन कैसे होती है, कैंडिडेट्स को कैसे चयनित किया जाता है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स को चयन करने का कैसे हम नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत कैसे किया जाता है, यानी कि जो वोटिंग करने के लिए, यानी कि जो लीडर इलेक्शन कॉन्टेस्ट के अंदर, यानी इलेक्शन कंपटीशन के अंदर खड़े होते हैं, इलेक्ट्रल कंपटीशन के अंदर, पॉलिटिकल कंपटीशन के अंदर स्टैंड करते हैं, तो उनका नॉमिनेशन, उनको मनोनीत करके ही, उनको नॉमिनेट करने के बाद ही हम उनको वोट दे सकते हैं। तो नॉमिनेट कैसे करते हैं उनको कैसे मनोनीत करते हैं। तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट को कैसे मनोनीत किया जाता है। इन एन इंडियन इलेक्शन सिस्टम वन वे हु कैन बी ए वोटर कैन आल्सो बिकम ए कैंडिडेट इन इलेक्शन। इंडिया के अंदर क्या है, जो भी इंडिया के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, एक इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है, उसके अंदर जो भी कैंडिडेट, जो भी पर्सन्स, यानी कि जो कैंडिडेट है या पर्सन है, जो सिटीजन है, जिस रिप्रेजेंटेटिव को वोट देना चाहता है, वो खुद भी इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट बन सकता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपना रोल अदा कर सकता है। तो इन एन इंडियन इलेक्शन सिस्टम एनी वन हु कैन बी ए वोटर, जो भी कोई भी है वोटर, यानी कि जो वोट देता है कोई भी है, वो क्या कर सकता है, कैन आल्सो बिकम ए कैंडिडेट इन इलेक्शन, वो इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट बन सकता है। द मिनिमम एज इज़ 25 ईयर्स, यानी कि इसको मनोनीत करने के लिए उसकी एज, यानी कि उसको कोई भी पर्सन है जो जिसका वोट है अपना, जो इलेक्शन के अंदर जो वोटिंग करता है, वो इलेक्शन के अंदर स्टैंड कर सकता है, वो इलेक्शन के अंदर खड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी ईयर जो मिनिमम एज है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स होनी चाहिए। उसकी मिनिमम एज 25 ईयर्स यानी वो 25 साल तक की उसकी एज अवश्य होनी चाहिए। वाइल इट इज़ ओनली 18 ईयर्स फॉर ए बीइंग अ वोटर, जबकि वोटर
देने के लिए वो एलिजिबल 18 ईयर्स और 18 ईयर्स से अबो के अंदर भी हो जाता है। लेकिन उसको कैंडिडेट बनने के लिए, उसको वोटिंग के लिए, कैंडिडेट बनने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए उसकी एज 25 ईयर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ नॉमिनेट देयर कैंडिडेट। पॉलिटिकल पार्टीज़ पे अपना कैंडिडेट बनाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड स्पॉट, यानी कि जो राजनीतिक पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी, वो भी अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट कर सकती हैं। हु गेट द पार्टी नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड स्पॉट, जो कि पार्टी का सिंबल, जो पॉलिटिकल पार्टी अपना पार्टी का सिंबल और स्पॉट ले सकती हैं, जिनका समर्थन है, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना जनता का समर्थन है, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जनता का समर्थन और जिनका अपना सिंबल है, वो जिन्होंने अपना सिंबल, पार्टी का सिंबल प्राप्त कर रखा है, तो वो भी क्या कर सकती हैं, वो खुद भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को, या अपना जिसको वो लीडर बनाना चाहे, नॉमिनेट करना चाहे, वो उसको नॉमिनेट कर सकती हैं। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। पार्टी का जो नॉमिनेशन कहलाता है वो पार्टी टिकट कहलाता है, यानी कि पार्टी के लीडर्स द्वारा, यानी कि किसी भी पार्टी द्वारा किसी लीडर को नॉमिनेट किया, किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट अपनी पार्टी के अंदर नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, मनोनीत किया जाता है, तो वो दिस इज़ ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट, उसको पार्टी टिकट कहते हैं। यानी कि उसको पार्टी टिकट मिल गई, उसको इलेक्शन करने के लिए वो पार्टी टिकट मिल गई, यानी कि उस पार्टी से अब चुनाव, इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट कर सकता है। एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन, प्रत्येक पर्सन जो चाहता है इलेक्शंस के लिए, इलेक्शन के अंदर भाग लेना। एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन, जो प्रत्येक पर्सन जो चाहता है कि मैं इलेक्शन का प्रतियोगिता करना चाहता हूँ, हैज़ टू फिल ए नॉमिनेशन, उसको नॉमिनेशन फॉर्म को फिल करना पड़ता है। एवरी पर्सन, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी पर्सन्स चाहता है कि यानी कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहता है, उसको नॉमिनेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। हु हैज़ टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसको अगर वो इलेक्शन के अंदर शामिल, जो भी पर्सन ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट के अंदर शामिल होना चाहता है, नॉमिनेट होना चाहता है, उसको नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, साथ में एंड गिव सम, और कुछ उसको पैसा देना पड़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में। देन एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन, हर कैंडिडेट को कुछ लीगल डिक्लेरेशन करनी होती हैं, यानी कि जो भी पार्टी लीडर, यानी कि जो भी किसी पार्टी के अंदर शामिल होना चाहता है, या कोई जो भी नॉमिनेट होना चाहता है, इलेक्शन के अंदर खड़ा होना चाहता है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के अंदर, जो भी लीडर इलेक्शन में अपना वोट, या जो भी कैंडिडेट इलेक्शन के अंदर खड़ा होना चाहता है, कौन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है, ठीक है, या इलेक्ट्रल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो उसको कुछ टर्म एंड कंडीशन, कुछ लीगल डिक्लेरेशन उसको करनी पड़ेंगी, जिसमें कि फ़र्स्ट लीगल डिक्लेरेशन उसको ये बताना पड़ेगा कि सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। सीरियस, उसके खिलाफ कोई सीरियस केसेस तो नहीं है, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द, उसके लिए उसको नो ड्यूस दिखाना पड़ेगा, यानी कि उसके खिलाफ किसी तरह का कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है। यानी कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन के अंदर शामिल हो गया, इलेक्शन के अंदर उसने टिकट के लिए नॉमिनेट होना चाहता है, तो उसको इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन जहाँ पर भी वो नॉमिनेट होना चाहता है पार्टी के अंदर, उसको अपना किसी भी सीरियस क्रिमिनल केस के लिए ना पेंडिंग होने के लिए अपना प्रूफ दिखाना पड़ेगा। देन सेकंड थिंग, डिटेल्स ऑफ द एसेट ऑफ लाइबिलिटी, उसको अपनी संपत्ति की लाइबिलिटीज़ को दिखाना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ अपनी संपत्ति के बारे में भी ब्यौरा देना पड़ेगा, संपत्ति के, उसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास, इसकी प्रॉपर डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। साथ में उसको यह भी बताना पड़ेगा कि उसके पास और उसकी फैमिली के पास, उसके और उसकी फैमिली के पास कितना पैसा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे देनी पड़ेगी। यानी कि देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिखानी पड़ेगी, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बताना पड़ेगा।
देन उसके बाद नाउ वी स्टडी इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन के अंदर इन आवर कंट्री, इंडिया के अंदर इन आवर कंट्री कैंपेन्स, इलेक्शन कैंपेन कैसे होते हैं, यानी कि जब भी वोटिंग होती है, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उसमें इलेक्शन से पहले कुछ टाइम पहले 1 और 2 मंथ्स बिफोर इलेक्शंस कैंपेन करवाए जाते हैं। यानी कि जो भी कैंडिडेट है पार्टी के अंदर खड़ा हुआ है वो अपने लोगों ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स अपनी कंट्री के पीपल से ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए, वोट्स को अचीव करने के लिए, रिसीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन कैंपेन करेगा। ठीक है, यानी कि वो अभियान चलाएगा, चुनावी अभियान चलाएगा, जिससे कि ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। उसके अपने ऐसे कैंपेन करेगा जिसमें अपने लेक्चर देगा और उसके अकॉर्डिंग लोगों को अपनी और अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्शन कैंपेन इन आवर कंट्री कैंपेन टेक प्लेस फॉर ए 2 वीक पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द, हमारी कंट्री के अंदर क्या होता है, 2 वीक पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं, हमारी कंट्री के अंदर इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो जाते हैं। इन आवर कंट्री इलेक्शन कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर ए 2 वीक, हमारी इंडिया 2 वीक्स बिटवीन द, हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कैंपेन 2 हफ्ते के लिए, 14 दिन के लिए, जो 2 वीक्स के लिए होते हैं, जो कि अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट अनाउंस होने के बाद कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट अनाउंस, और साथ में वोटिंग करने से पहले की जो डेट होती है, वोटिंग करने की डेट से बीच का जो टाइम होता है, एंड डेट ऑफ द पोलिंग के बीच का जो टाइम होता है, वो इलेक्शन कैंपेन्स में यूज़ किया जाता है, वो कैंडिडेट्स द्वारा इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, इस पीरियड के दौरान कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अपने वोटर से कॉन्टैक्ट करते हैं, अपने वोटर से जुड़ते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, वो अपने जिन पर्सनस को जो ज़्यादा चाहते हैं, जिनसे वोट हासिल करना चाहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एड्रेस, इस पीरियड के दौरान वो अपने ड्यूरिंग दिस पीरियड जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स वोटिंग के लिए, वोट हासिल करने के लिए खड़े हुए इलेक्शन के अंदर, वो क्या करेंगे, वो अपने वोटर से कांटेक्ट घर घर जाके होम टू होम यानी कि हाउस टू हाउस कैंपेन चलाएंगे। पॉलिटिकल लीडर एड्रेस इलेक्शन मीटिंग एंड पॉलिटिकल पार्टीज़, वो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इलेक्शन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट लेंगे और पार्टीज़ में पार्टी की मीटिंग में पार्टिसिपेट होंगे, मीटिंग में भाग लेंगे। देन मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स, और अपने सपोर्टर के सामने अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, अपने बारे में सब कुछ अच्छा बताएंगे। दिस इज़ आल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर, ये वह समय भी होता है जब न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविज़न न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन कैंपेन का टाइम में हमारे न्यूज़पेपर और टेलीविज़न फुल ऑफ इलेक्शंस रहते हैं, यानी कि उनमें इलेक्शन के टाइम हमारे जो टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें इलेक्शंस के अलावा और किसी तरह की डिस्कशन नहीं रहता है। दिस इज़ आल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट, उसमें इलेक्शन रिलेटेड कहानियाँ और डिबेट्स, वाद विवाद चलते रहते हैं। बट इलेक्शंस कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली, लेकिन इलेक्शन कैंपेन जो होते हैं इन 2 वीक्स तक ही लिमिटेड नहीं होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस, यानी कि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ तो अपने इलेक्शन कैंपेन्स के लिए इलेक्शन होने से 1 महीना पहले ही अपना इलेक्शन कैंपेन लोगों के इलेक्शन कैंपेन को चलाना शुरू कर देती हैं। लोगों से ज़्यादा वोट लोगों के अंदर अपने लिए ज़्यादा मैं अपनी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए, लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, अपने द्वारा अच्छे वर्क करने के लिए लोगों के सामने अभियान से इलेक्शन कैंपेन डोर टू डोर चलाए जाते हैं, यानी कि नॉट ओनली फॉर 2 वीक्स, 1 मंथ बिफोर इलेक्शन के लिए वोटर्स जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने
वोटर्स को अपने अंडर करने के लिए, अपने समर्थन प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन चलाना शुरू कर देते हैं, अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शन। हमारे जो पिछले कुछ सक्सेसफुल स्लोगन दिए गए हैं वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा इलेक्शंस के टाइम में इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते थे उसमें जो पहले जो इलेक्शंस उनमें कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स दिए गए हैं, उनकी हम स्टडी कर रहे हैं। सम इंपॉर्टेंट स्लोगन जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा जो दिए गए हैं, सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन्स, जो सफलतापूर्वक जो स्लोगन्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट बातें जो उन्होंने बताई हैं वेरियस इलेक्शंस के अंदर। फर्स्ट वन उनका सक्सेसफुल स्लोगन जो है द कांग्रेस पार्टी द्वारा, यानी कि जो सफलतापूर्वक पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों द्वारा अलग अलग इलेक्शंस के टाइम में जो दिए गए हैं, उनमें फर्स्ट है द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी। कांग्रेस पार्टी जिसको हैंडल किया था इंदिरा गांधी ने, जो कांग्रेस पार्टी जिसको इंदिरा गांधी द्वारा लीड किया गया था, गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर 1971 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ यानी कि रिमूव पॉवर्टी का स्लोगन दिया था। रिमूव पॉवर्टी यानी गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था इंदिरा गांधी ने। यानी कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्लोगन के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट स्लोगन जो श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा जो इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया गया था कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने लीड किया था, कांग्रेस पार्टी को जिन्होंने लीड किया था, उनके द्वारा जो इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया गया था रिमूव पॉवर्टी यानी कि गरीबी हटाओ का उन्होंने स्लोगन दिया था 1971 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर। यानी कि इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर गरीबी हटाओ का जो कैंपेन स्लोगन दिया था, उसमें अंदर सेकंड उनका जो स्लोगन था, सेकंड स्लोगन यू कैन से सेव डेमोक्रेसी वाज द स्लोगन गिवन बाय द जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1977 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर 1977 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर जयप्रकाश नारायण द्वारा स्लोगन दिया था, वोटिंग स्लोगन दिया गया था। 1977 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर जयप्रकाश नारायण द्वारा जो अधिक वोट प्राप्त करने के लिए जो स्लोगन दिया गया था, जयप्रकाश नारायण द्वारा जो जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में यानी कि जो स्लोगन दिया गया था, उसका जो स्लोगन जो था, स्लोगन गिवन बाय द अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण ने सेव डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र को बचाओ, लोकतंत्र कर बचा कर रखो, लोकतंत्र को बचाओ नामक स्लोगन यानी कि सेव डेमोक्रेसी स्लोगन 1977 में सेव डेमोक्रेसी नाम का स्लोगन जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। और फर्स्ट स्लोगन जो 1971 में दिया गया था, दिस स्लोगन वाज गिवन बाय गरीबी हटाओ नाम का जो स्लोगन दिया था रिमूव पॉवर्टी, जिसको इंदिरा गांधी ने 1970 जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को लीड किया था। एंड थर्ड स्लोगन जो दिया गया था, द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड, द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर। लेफ्ट फ्रंट द्वारा जो स्लोगन यूज़ किया गया था कि लेफ्ट फ्रंट द्वारा यानी कि लेफ्ट फ्रंट नाम की पार्टी द्वारा लेफ्ट फ्रंट द्वारा जो स्लोगन यूज़ किया गया लैंड टू द टिलर यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास लैंड नहीं है, जो भूमिहीन जो लोग हैं, उनको लैंड दिया जाए। लैंड टू द टिलर, लैंड यानी कि जो भूमि की जो जुताई करने वाले का उनको लैंड दी जाए, खेती करने वालों को लैंड दी जाए। इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन के अंदर 1977 के अंदर ही सेव डेमोक्रेसी नाम का स्लोगन जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। जयप्रकाश नारायण द्वारा सेव डेमोक्रेसी नाम का स्लोगन से जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था सेव डेमोक्रेसी नाम का स्लोगन। और उसी के बाद 1977 के अंदर ही 1977 के अंदर लेफ्ट फ्रंट द्वारा जो स्लोगन यूज़ किया गया था 1977 के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर लेफ्ट फ्रंट पार्टी द्वारा जो स्लोगन यूज़ किया गया था लैंड टू द टिलर नाम का स्लोगन दिया गया था अपने आप पार्टी को प्रमोट करने के लिए। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु वाज द यानी कि तेलुगु के लिए तेलुगु के
आत्म सम्मान की रक्षा करना, तेलुगु के आत्म सम्मान की रक्षा करना नाम का स्लोगन जो दिया गया था, यूज बाय एनटी रामा राव। एनटी रामा राव द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश इलेक्शन इन 1983। आंध्र प्रदेश के इलेक्शन 1983 में आंध्र प्रदेश के अंदर 1983 के इलेक्शन के अंदर द एनटी रामाराव द्वारा जो स्लोगन यूज़ किया गया था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट यानी कि तेलुगु के लोगों की सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना नाम का स्लोगन यूज़ किया गया था आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी के लीडर द्वारा, जिसका नाम था एनटी रामाराव। एनटी रामाराव द्वारा जिस स्लोगन का यूज़ किया गया था एनटी रामाराव जो कि तेलुगु देशम पार्टी के लीडर थे आंध्र प्रदेश के अंदर, उन्होंने वहाँ पर प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु नाम का स्लोगन 1983 के अंदर यूज़ किया था। 1983 के अंदर यूज़ किया था। 1977 के अंदर 2 स्लोगन यूज़ किए गए थे। 1977 के अंदर एक स्लोगन यूज़ किया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा सेव डेमोक्रेसी नाम का स्लोगन यूज़ किया गया था 1977 के अंदर ही। 1977 के अंदर ही प्रोटेक्ट लैंड टू द टिलर नाम का वेस्ट बंगाल के अंदर लेफ्ट फ्रंट द्वारा जो स्लोगन यूज़ किया गया था। एंड इन दीज आर द स्लोगन यूज्ड इन द एट द टाइम ऑफ इलेक्शन कैंपेन के टाइम पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए विभिन्न इलेक्शन स्लोगन का यूज़ किया गया है। देन अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, हमारे जो इलेक्शन चुनाव के कानून के अनुसार क्या है, हमारे चुनाव कानून के अनुसार, और कैंडिडेट्स कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, हमारे चुनावी कानून के अनुसार नो पार्टी और कैंडिडेट्स कैन, कोई भी पार्टी और कैंडिडेट्स जो हमारा इलेक्शन के अंदर खड़ा हुआ है वो क्या नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता ब्राइब और थ्रेटन वोटर। वो ना ही तो रिश्वत दे सकता है और थ्रेटन वोटर ना ही किसी वोटर्स को धमकी दे सकता है, वोटर के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, हमारे इलेक्शन कानून के अनुसार ब्राइब और थ्रेटन वोटर कोई भी इलेक्शन के टाइम में कोई भी कैंडिडेट और पार्टी नहीं कर सकती। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। यानी कि अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। कोई भी कैंडिडेट और रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन के टाइम में और इलेक्शन कैंपेन के टाइम में वोट लेने के लिए किसी भी पीपल से कास्ट और रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वोट लेने के लिए नहीं कह सकता। अगर ऐसा कह सकता है तो ये आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट अलाउ दिस टाइप ऑफ थिंग। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ। नो पार्टी और कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ और पार्टी कैन कैंडिडेट। हमारे इलेक्शन लॉ के अनुसार कोई भी पार्टी गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकती। कोई भी पार्टी गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम में कोई भी कैंडिडेट और रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकता। वो ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए, ज़्यादा वोट्स को प्राप्त करने के लिए वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकता। स्पेंट मोर देन ₹25 lakh in a constituency for a Lok Sabha election और ₹10 lakh in constituency in the assembly election। यानी कि स्पेंड मोर देन ₹25 lakh in a constituency। कोई भी इलेक्शन के टाइम में कोई भी कैंडिडेट और रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल्स को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ वोट हासिल करने के लिए मोर देन 25 लाख रुपीज़ का यूज़ नहीं कर सकता। मोर देन लोकसभा इलेक्शन के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर स्पेंड, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर 25 लाख से ज़्यादा मनी को स्पेंड नहीं कर सकता इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा इलेक्शन और ₹10 लाख इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी इन असेंबली इलेक्शन। और असेंबली इलेक्शन के अंदर भी
हमारे जो लोकसभा इलेक्शन के अंदर कोई भी कैंडिडेट और रिप्रेजेंटेटिव मोर देन 25 लाख रुपीस इन मोर देन 25 लाख रुपीस एक्सपेंस नहीं कर सकते। और लोकसभा के बाद हमारे असेंबली इलेक्शन के अंदर कोई भी कैंडिडेट और रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबली इलेक्शन के अंदर कोई भी कैंडिडेट और रिप्रेजेंटेटिव्स मोर देन 10 लाख रुपीस को एक्सपेंस नहीं कर सकते। मोर देन 10 लाख 10 लाख से ज़्यादा रुपीस को इन्वेस्ट नहीं कर सकते। देन इफ दे डू सो, यदि वो ऐसा करते हैं, इफ दे डू सो देयर इलेक्शंस कैन बी रिजेक्टेड, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके इलेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इफ दे डू सो देयर इलेक्शंस कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, अगर कोई भी कैंडिडेट्स ऐसा करता है तो उनके इलेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोर्ट उनके इलेक्शन को रिजेक्ट कर देगी। इफ दे डू सो देयर इलेक्शंस कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, यानी कि अगर कोई की कैंडिडेट्स इस तरह की टर्म एंड कंडीशंस के बाद अगर कोई भी कैंडिडेट और रिप्रेजेंटेटिव अधिक वोट प्राप्त करने के लिए अधिक कैंपेन के अंदर, जैसे कि कैंपेन के अंदर कोई किसी रिश्वत द्वारा वोट हासिल करता है, ब्राइब और थ्रेटन्स वोटर को ब्राइब और थ्रेटनिंग देता है, या फिर अपील करता है कास्ट और रीजन के बेस पे कोई अपील करता है, या फिर मोर देन कोई भी कैंडिडेट्स लोकसभा इलेक्शन के अंदर मोर देन 25 रुपीज़ को एक्सपेंसिस करता है, या असेंबली इलेक्शन के अंदर कोई भी कैंडिडेट मोर देन 10 लाख रुपए को स्पेंड करता है, तो उन वोटर्स को उन रिप्रेजेंटेटिव्स को और उन इलेक्टेड कैंडिडेट्स को दोबारा वो इलेक्टेड होने के बाद भी हटाया जा सकता है। इलेक्टेड होने के बाद भी उनको हम उनकी सीट से हटा सकते हैं। देन in addition to the laws all the political parties, अगर हम लॉज का इसमें अगर कानून को शामिल करें, इन एडिशन टू द लॉ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री, सभी पॉलिटिकल पार्टीज हमारी कंट्री के अंदर हैव एग्रीड टू ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इन एडिशन के रूप में, जैसे कि इसमें अगर हम और ज़्यादा शामिल करें, इन एडिशन टू द लॉज, हम कानून के अंदर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री, सभी पॉलिटिकल पार्टी हैव एग्रीड टू ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, सभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन, सभी एग्रीड होती हैं, सभी मानती हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार वोटिंग के लिए उनका समर्थन रहता है, अकॉर्डिंग उनकी परमिशन रहती है। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, यानी कि अगर इसके अनुसार जो कोई भी पार्टी और कैंडिडेट्स कैन यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि यूज ऑफ, अगर कोई भी पॉलिटिकल, इन एडिशन टू द लॉज ऑल द पॉलिटिकल पार्टी इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एडिशन के अंदर कोई भी पार्टी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार इलेक्शन कैंपेन के लिए वो पार्टी का कैंडिडेट और रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि वो किसी भी प्लेस को वर्शिप पूजा करने के लिए यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, नो पार्टी और कैंडिडेट्स कैन यूज, वो कोई भी अगर साथ में इन एडिशन के रूप में इन नियम के अलावा कोई भी, अगर इसमें और ज़्यादा हम लॉस को शामिल करें, इसमें ये बात है कि अगर जैसे कि अभी हमने स्टडी किया, उनके अलावा जो एडिशन के रूप में हमारा कानून, हमारा जो पॉलिटिकल, जो इलेक्शन कमीशन के अनुसार या गवर्नमेंट के अनुसार जो पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट्स है, वो उसको इलेक्शन के मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन से भी कैंपेन को भी मानना पड़ता है। उसे ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन की भी उसकी परमिशन रहती है, उसको मानना रहता है, वो मानता है। इसके अकॉर्डिंग वो पार्टी और कैंडिडेट्स यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, वो किसी भी धार्मिक स्थल का पूजा, जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, उसका अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा के रूप में यूज़ नहीं कर सकता। ऐसा कैंडिडेट्स अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए उस वर्शिप प्लेस को यूज़ नहीं कर सकता। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स
वो यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस। नो पार्टी और कैंडिडेट्स कैन, और साथ में वो पार्टी का कैंडिडेट्स और जो रिप्रेजेंटेटिव्स है यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, वो गवर्नमेंट व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स का इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज़ नहीं कर सकता। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड मिनिस्टर सेल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। अगर एक बार इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं, कोई भी मिनिस्टर किसी तरह की फाउंडेशन स्टोन्स को प्रोजेक्ट को लागू नहीं कर सकता। टेक एनी बिग पॉलिसीज डिसीजन और मेक एनी प्रोमिसेस। बिग पॉलिसी डिसीजंस और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। वो क्या कर सकता है? टेक कोई बिग डिसीजन, एनी बिग पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रोमिसेस फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी। और ना ही तो कोई पब्लिक बड़ा डिसीजन, एनी बिग पॉलिसी ऑफ डिसीजन और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी। वो यानी साथ में वो कर सकता है जो वो कोई भी पब्लिक पॉलिसी, बड़ी पॉलिसी को बड़ी पॉलिसी के लिए डिसीजन ले सकता है, या फिर प्रॉमिस या प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए भी, यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या कैंडिडेट्स बड़ा डिसीजन या जो कि पॉसिबल नहीं है वो नहीं ले सकता। नाउ वी स्टडी पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स कैसे होती है? पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स जो होती है, काउंटिंग ऑफ वोट्स के जो प्रोसेस रहता है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स का, द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज़ द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। फाइनल स्टेज जो रहती है इलेक्शन की इज़ द डे, द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज़ द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। यानी कि फाइनल स्टेज इलेक्शन की फाइनल स्टेज पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स कैसे होती है, यानी कि वोटिंग कैसे होती है और उसके बाद उनकी काउंटिंग कैसे होती है। फाइनल स्टेज इलेक्शन की फाइनल स्टेज इज़ द वह दिन होता है इज़ द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट, दिन होता है जब वोटर्स अपने वोट देते हैं, और पोल देयर वोट वंस द, और या तो वो अपने वोट को गिराते हैं वंस द वोटर्स गोज इनसाइड द बूथ। वोटर गोज, जब वोटर्स बूथ के अंदर चले जाते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार वो किसी को वोट दे सकते हैं। यानी कि पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स के अंदर क्या होता है? पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स के अंदर जब फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन, जब इलेक्शन की फाइनल स्टेज आती है, इज़ द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। यानी कि इलेक्शन की फाइनल स्टेज कब होती है? जब वोटर अपना वोट डालते हैं। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, जब एक बार जब वोटर्स बूथ के अंदर चला जाता है, द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई हर, तो इलेक्शन ऑफिशियल्स, इलेक्शन अधिकारी उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। पुट ए मार्क ऑन हर फिंगर, वो उनके एक निशान लगाते हैं उनके फिंगर पर, एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट, और उसको वो अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं कि वो अपना वोट डाले। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट, हर एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट inside the polling booth and ensure that the vote take place in a fair way। हर कैंडिडेट्स, हर रिप्रेजेंटेटिव का अपना एजेंट यहाँ पर जहाँ पर पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद रहता है, उसको परमिशन दी जाती है कि वो पोलिंग बूथ के अंदर रह सकता है कि वोटिंग फेयर मैनर में हो रही नहीं हो रही, तो वो उस पर वो उसको देख सकता है। तो पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट an agent of each candidate is allowed to sit inside the booth and ensure that the vote take place in a fair manner, जिससे कि उसको श्योरिटी मिलती रहे कि वोटिंग जो हो रही है वो फेयर मैनर के अंदर हो रही है। नाउ इट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVM। ना अभी के कुछ दिनों में क्या हुआ है? EVM। नाउ इट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVM आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। अभी के हाल फिलहाल के कुछ दिनों में
ईवीएम का यूज़ किया जाने लगा है। ईवीएम यानी कि वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, वोट्स को निर्धारित करने के लिए, वोट्स की रिकॉर्ड करने के लिए ईवीएम का यानी कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया जाने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया जाने लगा है। द मशीन्स शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल। मशीन्स क्या करती है? मशीन्स डेमोन्स्ट्रेट करती है, मशीन्स रिप्रेजेंट करती है, मशीन्स डेमोन्स्ट्रेट करती है कि नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, जो नेता इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, उनके नेम्स को दिखाती है, साथ में उनके सिंबल्स को, उनके पार्टी सिंबल को भी डेमोन्स्ट्रेट करती है। ये वोटर को उनके पार्टी से लीडर के सिंबल्स और पार्टी उनके नेम्स द्वारा इंट्रोड्यूस करती है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव टू देयर ओन सिंबल्स। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के अपने खुद के सिंबल्स होते हैं। अलाउटेड बाय इलेक्शन ऑफिशियल, जो कि उनको इलेक्शन ऑफिशियल्स द्वारा दिए जाते हैं। ऑल द वोटर्स हैज़ टू डू सो इज़ टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स। सभी वोटर्स क्या करते हैं? वो अपना बटन दबाते हैं। ऑल द वोटर्स हैज़ टू डू सो, वो क्या करते हैं? बटन्स को हैज़ इज़ टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट सी वांट्स टू गिव हर वोट। यानी कि वोटर्स जब वो पोलिंग बूथ के अंदर चले जाते हैं तो वो जिस भी कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटेटिव को उसके सिंबल और उसके नेम द्वारा जिसको वो वोट देना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसके सिंबल पर वो बटन को प्रेस करते हैं। तो सी वांट्स टू गिव हर वोट, यानी कि जिसको भी वो वोट देना चाहते हैं या चाहती है वो उसी के बटन को प्रेस करके उसको वो वोट देंगे। वंस द पोलिंग इज ओवर, एक बार पोलिंग ओवर होने के बाद ऑल द इवेंट्स आर सील्ड एंड टेकन टू ए। वोटिंग होने के बाद, पोलिंग होने के बाद, यानी कि वोटिंग होने के बाद क्या होता है? सभी ईवीएम मशीन्स को सील कर दिया जाता है। वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सभी ईवीएम मशीन्स को क्लोज कर दिया जाता है और उसको सिक्योर प्लेस के ऊपर रखा जाता है, जमा किया जाता है, यानी कि उसको सिक्योर प्लेस पर ले जाया जाता है। ए फ्यू डेज लेटर ऑन ए फिक्स्ड डेट, कुछ दिनों बाद क्या होता है? ऑन ए फिक्स्ड, जिस भी फिक्स प्लेस के अंदर ईवीएम को रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रखा गया है, ऑल द ईवीएम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर ओपन एंड द वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट्स आर काउंटेड। उसके बाद जो फाइनल प्रोसेस रहता है ईवीएम्स के बाद, ईवीएम को रखने के बाद कुछ दिनों बाद, फ्यू डेज लेटर क्या किया जाता है? एक फिक्स डेट को ईवीएम सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के, जिन इंडियन स्टेट्स के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्षेत्र है जहाँ पे ईवीएम मशीन्स को सिक्योर करके रखा गया है, वहाँ से ईवीएम मशीन की सील्स को ओपन करके काउंटिंग स्टार्ट की जाती है। एंड से वोट सिक्योर्ड बाई, यानी कि जो भी जिस कैंडिडेट ने जितने वोट्स प्राप्त किए उसकी काउंटिंग की जाती है। द एजेंट्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर, और वहाँ पर भी यानी कि सभी सिक्योर्ड प्लेस जहाँ पर ईवीएम मशीन्स को रखा जाता है वहाँ पे काउंटिंग के टाइम में भी एजेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट हेयर, वहाँ पर मौजूद रहते हैं। द एजेंट्स ऑफ द ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज़ डन प्रॉपरली, जिससे कि उनको विश्वास रहे कि काउंटिंग फेयर मैनर में हुई है। द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, जो कैंडिडेट्स ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स को सिक्योर करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स को सिक्योर करता है, जो कैंडिडेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स को सिक्योर करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स को पाता है, सिक्योर करता है। द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता माना जाता है। यानी कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन्स हैं उनमें जो जितनी वोटिंग हो चुकी होती है उसके अकॉर्डिंग जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स होते हैं उस कैंडिडेट्स को इलेक्ट कर लिया जाता है, उसके इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको चयनित माना जाता है। व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, क्या चीज़ इंडिया के अंदर इलेक्शंस को लोकतांत्रिक बनाती है, क्या चीज़ इंडिया के अंदर इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है? व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक? इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, यानी कि इंडिया का क्या इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। व्हाट मेक्स
वट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक? क्या चीज़ इलेक्शंस को, इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उसको डेमोक्रेटिक, मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक? क्या चीज़ है इलेक्शंस जो इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक बनते हैं, जिनके अंदर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक बनते हैं? इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इंडिया के अंदर स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन है, स्वतंत्र चुनाव आयोग है इंडिया के अंदर, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इन इंडिया इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट, इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस कराए जाते हैं इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक, यानी कि जो इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक जो सिस्टम बनाता है वो क्या है? इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शंस कमीशन द्वारा, इसी द्वारा इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं वो पावरफुल इलेक्शन कमीशन, पावरफुल इसी द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। इन इंडिया इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, पावरफुल इलेक्शन कमीशन द्वारा इंडिया के अंदर इलेक्शन करवाए जाते हैं। इट इंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस, वो क्या करते हैं? एक जैसा, एक ही प्रकार का इंडिपेंडेंस को, आज़ादी को इंजॉय करते हैं। इट इंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी इंजॉय, जो कि हमारी न्याय प्रणाली इंजॉय करती है, यानी कि इट इंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी इलेक्शन कमीशन को वैसे ही अधिकार, वैसा ही राइट मिलता है इलेक्शन को करवाने का, हमारे इलेक्शन कमीशन को वैसा ही चुनाव को कराने का अधिकार मिलता है जैसे कि हमारा इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट जो कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम के पास होता है, जो कि हमारे स्वतंत्र चुनावी न्यायिक प्रणाली के पास होता है, जो कि हमारा सीसी के जुडिशरी के पास होता है। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, इंडिया का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीईसी इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इंडिया का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इलेक्टेड बाय द चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसके द्वारा चुनाव चयनित किया जाता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे राष्ट्रपति इंडियन प्रेसिडेंट द्वारा सीईसी को इलेक्ट किया जाता है, सीईसी को इलेक्ट किया जाता है। सीईसी यानी कि इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। एक बार अगर हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद वो कोई भी किसी भी तरह के प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के लिए उसको किसी भी तरह का आंसर देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। वंस आवर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इलेक्टेड देन देर इज़ नो आंसरेबल, तो वो को किसी भी बात के लिए आंसरेबल नहीं होता है प्रेसिडेंट और अदर मिनिस्टर के लिए, वो अपने आप में सुपीरियर रहता है उसके बाद, यानी कि उसकी पावर मैक्सिमम रहती है, उसको किसी के बात के लिए जवाबदेही नहीं देनी पड़ती। यानी कि वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट, वो सरकार के लिए उसको किसी तरह के आंसरेबल के लिए, किसी तरह के आंसर देने के लिए उसको किसी तरह का आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ती। Then even if the ruling party of the government does not like what the election commission does, यानी कि अगर रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट इलेक्शन कमिश्नर को नहीं भी चाहती है तो भी वो इलेक्शन कमिश्नर का कुछ नहीं कर सकती। इवन इफ द रूलिंग पार्टी ऑफ द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, ये चाहे वो इलेक्शन कमीशन को चाहती नहीं है, फिर भी वो इलेक्शन कमिश्नर की बातें, इलेक्शन कमिश्नर उस दैट टाइम सुपीरियर मोस्ट प्रिंसिपल होता है। इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट, उसके लिए काफ़ी वास्तव में उसके लिए इम्पॉसिबल रहता है। इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द सीओसी, यानी कि उस टाइम में इंडियन जो भी गवर्नमेंट होती है, स्टेट की गवर्नमेंट होती है या अदर गवर्नमेंट होती है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो वास्तव में सीसी को रिमूव करने के लिए पॉसिबल नहीं होती, इम्पॉसिबल रहती है। वो सीसी के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई किसी भी पर्सन के आंसरेबल नहीं रहती। देन दैट टाइम सीसी इज डोमिनेंट,
सी दैट दिस टाइम सीसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीसी की जो पावर होती है वो मोस्ट डोमिनेंट रहती है। Very few election commissions in India, very few election commission in the world have such wide ranging power at the election commission of India। इस तरह की पावर जो होती है वो अदर किसी इंडिया वर्ल्ड के अंदर किसी भी सीसी के पास नहीं है। यानी कि व्हाट टाइप ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैव द पावर फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन एंड conducting election that other countries have no that type of power, this type of power that other countries no like that type of power। यानी कि after CC is appointed by the president, that they know that time CC is most dominant, CC is most powerful। उसके बाद CC in India that time CC is most powerful। EC takes decision on every, उसके बाद election impossible to remove। Very few election commission in the world have the such a wide ranging power as